Assalamualaikum. My name is Faiz Akhtar from शिशु स्कूल. डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे जिस चैप्टर का नेम न्यूट्रिशन, और आज का जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक का नेम है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर. सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर की, फिर हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइटरी फाइबर. सबसे पहला पॉइंट हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर. अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन जो बॉडी है या अडल्ट ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, इनको 60 to 70% वाटर की ज़रूरत होती है. 60 to 70% जो है वाटर से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बनी हुई होती है. 60 to 70% जो वाटर हमारी जो बॉडी है वो वाटर पर मुश्तमिल है. उसके बाद ये वाटर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रही होती हैं उनके अंदर इनका रोल है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो वाटर की मौजूदगी में हो रही होती हैं. केमिकल रिएक्शंस ये किसकी मौजूदगी में होते हैं या किस वजह से होती हैं? वो होते हैं एक्वस मीडियम में. मतलब वाटर की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं. केमिकल रिएक्शंस वाटर के बगैर जो है वो वकूअ पज़ीर नहीं होते. वो केमिकल रिएक्शन वाटर के बगैर नहीं होंगे. वाटर की मौजूदगी में या एक्वस मीडियम जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है केमिकल रिएक्शंस को, फिर उसके बाद ये अपना आगे रिएक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं. उसके बाद इनका रोल फोटोसिंथेसिस में भी इनका रोल है. वाटर का रोल जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रिएक्शन पढ़ा होगा CO2 प्लस H2O ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इस तरह. तो देख सकते हैं आप कि ये वाटर है, ये सब वाटर की वजह से ये रिएक्शन होता है. अगर वाटर मौजूद ना हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. सूर्य की लाइट बेशक पड़ती रहे, लेकिन जब तक वाटर वेपर्स नहीं आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की की अटैचमेंट नहीं होगी, तब तक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस वहाँ पर नहीं बनेगी. तो इनका रोल फोटोसिंथेसिस में भी इनका रोल होता है. उसके बाद एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम इनमें भी इनका रोल है वाटर का. उसके बाद जो है ना, अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैटाबोलिज्म जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. तो इनको एंजाइम जो है ना कि ये काम कर रहे होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उनमें एंजाइम वर्क करते हैं. और एंजाइम जो है ना उनको पानी की ज़रूरत होती है, पानी की मौजूदगी में ये अपना वर्क करते हैं एंजाइम. उसके बाद और क्या रोल है वाटर का? इसका रोल है जैसे फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टफ. फूड की जो मॉलिक्यूल्स हम जो है ना कि जो ले रहे होती हैं अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? वो वाटर. उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वगैरह जो होता है, यूरिन के ज़रिए जो है ना कि वाटर जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है. इसके अलावा जो है ना, जैसे कि हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है, तो उस हीट को जो है ना कि कौन निकालता है? वो वाटर निकालता है. कैसे? फॉर एग्जांपल स्वेटिंग, रेगुलेशन या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, या रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है किसके ज़रिए? बाय स्वेटिंग के ज़रिए, पसीने के ज़रिए. पसीना रिलीज़ होता है, पसीने के ज़रिए पानी बाहर निकलता है. उसके बाद जो है कि जो बॉडी की हीट होती है वो भी बाहर निकल जाती है. तो इस तरह जो है कि ये कूलिंग इफेक्ट के तौर पर काम करता है. जैसे हम इफेक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो ये कूलिंग इफेक्ट है. तो वाटर जो है कूलिंग इफेक्ट का बेस बनता है स्वेटिंग के ज़रिए. पसीना जो रिलीज़ होता है तो पानी निकलता है, बॉडी की हीट भी निकल जाती है. उसके बाद अगर हम इसकी जो है कि रिज़ल्ट की बात करें
रिज़ल्ट कि अगर बॉडी से जो है ना कि पानी ज़्यादा निकल गया है तो बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। पानी की कमी की वजह से खुश्की हो जाएगी। पानी की कमी जब होगी तो बॉडी के अंदर खुश्की हो जाएगी। इस तरह जो है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पैदा होंगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो कि हम चैप्टर नंबर 9 में इंशाल्लाह ये जो है ना कि एक्सप्लेन करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। कार्डियक से वर्ड निकले, वैस्कुलर ब्लड वेसल्स और उसके बाद जो हमारा दिल है उसकी जो बीमारियां होती हैं वो पैदा हो रही होती हैं जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्योंकि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स भी ऐसे होते हैं जो पानी की मौजूदगी में वर्क करते हैं। किडनी है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हमारा जो है ना कि हार्ट है, और भी डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन भी जो है ना कि वो पानी की मौजूदगी में काम कर रहा होता है। पानी की जब कमी होगी तो ब्रेन हमारा सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद एक जो है ना कि नॉर्मल जो अडल्ट है, एक नौजवान है, उसको जो है ना कि डेली में कितना पानी ज़रूरत होता है ये हम बात करेंगे। अडल्ट की अगर हम बात करें तो अडल्ट को 2 लीटर्स पर डे, एक दिन में 2 लीटर ब्लड जो है ना उसको 2 लीटर वाटर जो है वो चाहिए होता है। 2 लीटर उसको पानी जो है ना उसकी ज़रूरत होती है एक अडल्ट को, एक नौजवान को। उसके बाद जो है ना कि अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की, तो इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। वाटर को हम कहाँ से हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे नेचुरल वाटर हो सकता है, नेचुरल कुदरती पानी भी होता है हमारे पास, नेचुरल वाटर। ऐसे हमारे पास मिल्क है, दूध, उसमें भी वाटर होता है। ऐसे जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारे पास जूसी जो फल होते हैं, ऐसे जो है ना कि फ्रूट्स होते हैं जो कि जूसी होती हैं, उनमें भी वाटर होता है। और जो सब्जियां होती हैं उनमें भी ये वाटर होता है। तो ये इसके क्या बन जाएंगे, सोर्सेज। तो ये हमारा टॉपिक था वाटर के बारे में कि एक जो है ना कि ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो बॉडी है वो बॉडी कितने परसेंट वाटर मुश्किल होती है, वो होती है 60 to 70% या 65% भी कह सकती हैं, 60% भी कह सकती हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको भी जो है ना कि उस मीडियम चाहिए होता है, वो वाटर की मौजूदगी में अपना वर्क जो है ना वो परफॉर्म करती हैं। उसके बाद फूड की बात करें, प्लांट्स की अगर हम बात करें, पौधों के अंदर, तो पौधों के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो वाटर की मौजूदगी में होती है। एंजाइम जो अपने वर्क करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें भी उनको वाटर चाहिए होता है। उसके बाद जो है ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो खुराक वगैरह जारी होती है, फूड स्टॉप मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कराता है, वो भी वाटर कराता है। उसके बाद जो है ना कि हमारी बॉडी से जो वाटर है उसकी एक्सक्रीशन कौन कराता है, जो है कि एक्सक्रीशन जो है ना कि जो हो रही होती है हमारी बॉडी से, तो उसमें जो है ना कि वो भी वाटर जो है वो निकल रहा होता है। और किसकी फॉर्म में निकलता है, यूरिन की फॉर्म में निकलता है। उसके बाद हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। जैसे जो है ना कि स्वेटिंग वगैरह, जैसे पसीना वगैरह आता है तो उस पसीने के ज़रिए पानी निकल जाता है और बॉडी की जो हीट होती है वो भी निकल जाती है और बॉडी कूलिंग फील कर रही होती है। उसके बाद जो है ना कि एक अडल्ट को जो है ना कि 2 लीटर्स जो है ना कि पर डे जो है ना कि वाटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है ना कि अगर पानी की कमी हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पैदा होती हैं। और इनके सोर्सेज के हम कहाँ से वाटर को हासिल करती हैं, नेचुरल वाटर, कुदरती वाटर है, कुदरती पानी, उसके बाद दूध या जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को दूसरा नाम भी दिया जाता है, एक डाइटरी फाइबर को दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रफ एज। और उसके बाद ये जो है ना कि कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, ना वाटर की न्यूट्रिएंट है, ना जो है ना कि डाइटरी फाइबर न्यूट्रिएंट है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और ये डाइटरी फाइबर ये अनडाइजेस्टेड, ये बॉडी से पास हो जाती हैं, अनडाइजेस्टेड ये पास हो जाती हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे स्टमक और ऐसे कॉलन जो है ना कि ये जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, ये हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर।
आगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना कि ये मतलब ये है कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, और ये डाइजेस्ट हुए बगैर ही ये पास हो जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और फिर कॉलन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी हैं क्योंकि इससे बॉडी को जो है कि मेंटेन रखा जाता है। उसके बाद डाइटरी फाइबर की 2 टाइप्स होती हैं। टाइप्स 2 तरह के डाइटरी फाइबर्स होते हैं। एक को नाम देता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, दूसरे को कहते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स दूसरा होता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। अगर हम बात करें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की पहले, तो ये ऐसे डाइटरी फाइबर्स होती हैं जो कि पास थ्रू हो जाती हैं, पास थ्रू फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो जाती हैं, डाइजेस्ट नहीं होते बल्कि ये छोटी आंत के ज़रिए बाहर जो है ना कि ये निकल जाती हैं, पास थ्रू हो जाती हैं। इनको हम नाम क्या देते हैं? इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। और ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसा कि वीट ब्रान है, वीट ब्रान, ऐसे सीरियल्स, उसके बाद स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वीट ब्रान सीरियल प्रोडक्ट्स होती हैं, अनाज वगैरह, और उसके बाद जो फल और सब्जियां जो होती हैं उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो जल्द होती है, उनके अंदर ये डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। ये मतलब है कि नाम से ज़्यादा कि ये सॉल्युबल नहीं होते, ये पास थ्रू हो जाते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो है कि ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इसकी इंपॉर्टेंस की बात भी कर लेते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स का क्या रोल है, इसके अगर हम रोल की बात करें, इससे क्या रोल है, ये क्या रोल अदा करती है? ये रिमूव करती है, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ये क्या करते हैं? रिमूव कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस फ्रॉम बॉडी। ये बॉडी से कार्सिनोजेंस को बाहर निकालते हैं। अब कार्सिनोजेंस की अगर हम बात करें तो ये कैंसर काजिंग केमिकल्स होती हैं, कैंसर काजिंग केमिकल्स। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है कि ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो रहा होता है, तो ये कैंसर पैदा करने वाले जो केमिकल्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं कार्सिनोजेंस। तो ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का रोल है कि जो कार्सिनोजेन केमिकल हैं इनको वो बॉडी से बाहर निकाल देती हैं, इनको हम नाम देते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इसके नाम से ज़्यादा ये ऐसे डाइटरी फाइबर होते हैं जो कि सॉल्युबल हो जाती हैं और उसके बाद ये पास थ्रू हो जाती हैं, पास थ्रू फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। ये भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, तफसील से पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। जो कि मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल जो है कि एक बड़ी सी नाली होती है जो कि मुंह से शुरू होती है, एसोफेगस जो है हमारा जो मुंह है हिस्सा उससे शुरू होती है और उसका एंड होता है एनस तक, जहाँ से बॉडी को बाहर, बॉडी से बाहर जो है फुजले को निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं एनस। तो शुरू होती है मुंह से और एंड होती है एनस तक। तो उस ट्यूब को, उस लंबी कैनाल को या ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल से ये पास थ्रू हो जाती हैं और उसके बाद ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते बल्कि ये जो है कि ऐसे बार पास हो जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए। इनको हम कहते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास बीन्स है हमारे पास, ऐसे हमारे पास है जैसा कि फॉर एग्जांपल सीरियल्स हो सकती हैं, और उसके बाद हमारे पास जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके बाद ऑट्स भी हो सकते हैं, ऑट्स, बीज वगैरह। तो बीन्स, सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑट्स, इनको हम नाम देते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। उसके बाद अगर हम इसके रोल की बात करें, इसके क्या रोल है, ये क्या रोल अदा करता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर? ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है या लो करता है शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को, लोअर द शुगर लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल।
इसको ये लो करता है, शुगर लेवल को भी लो करता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको भी ये लो कर रही होती हैं। उसके बाद अगर हम दोनों की बात करें कि ये दोनों सॉल्युबल डाइटरी फाइबर या इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इन दोनों का जो है ना कि अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटरी फाइबर की बात कर लेते हैं, तो डाइटरी फाइबर का जो है ना कि रोल कंस्टिपेशन के अंदर भी है। रोल ऑफ डाइटरी फाइबर, रोल ऑफ डाइटरी फाइबर, इन दोनों को इकट्ठे की बात करें हम दोनों की, तो ये कंस्टिपेशन में भी रोल अदा करते हैं। कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन कैसे कंस्टिपेशन में रोल अदा करेंगे? बाय कंट्रैक्शन, बाय कंट्रैक्ट द मसल ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब कि जो कब्ज़ वगैरह होती है कि ह्यूमन है, उन कब्ज़ वगैरह हो जाती है या बच्चों वगैरह के अंदर, तो उनकी जो है ना मसल कंट्रैक्शन सही तरीके से नहीं होती। मसल कंट्रैक्शन ना होने की वजह से कंस्टिपेशन हो जाती है। जब हम इन डाइटरी फाइबर का यूज़ करते हैं तो उससे मसल की कंट्रैक्शन सही तरीके से होती है और कंस्टिपेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये था हमारे पास रोल ऑफ डाइटरी फाइबर। और इसके बाद जो है इसमें एक लास्ट पॉइंट है कि जैसा कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ भी करते होंगे, जिसको हम नाम देते हैं एस्पागोल। एस्पागोल, एस्पागोल जो है ना कि जिसको आम ज़बान में आप छिलका वगैरह यूज़ करते हैं, जब मतलब है कि कोई जो है ना कि पेट वगैरह ख़राब हो जाता है तो उस टाइम जो है ना एस्पागोल को हम दही वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, और उससे जो है ना कि मसल की कंट्रैक्शन सही तरीके से होती है, और उसके बाद जो है ना कि डाइजेशन सही तरीके से हो रही होती है। क्योंकि डाइजेशन सही तरीके से ना होने की वजह से जो है ना कि डायरिया वगैरह हो सकता है। तो एस्पागोल जो है ना कि जब यूज़ करते हैं तो ये शुगर लेवल को भी कम करता है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है, कंस्टिपेशन को भी ये ख़त्म करता है, जिसको हम आम ज़बान में एस्पागोल जो है ना कि छिलका वगैरह का नाम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी फाइबर, जिसमें हमने बात की डाइटरी फाइबर है क्या, उसके बाद हमने टाइप्स की बात की, सॉल्युबल इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ये हैं क्या, उसके बाद इनका सोर्स क्या है, उसके बाद इनका रोल क्या है। उसके बाद जो है ना कि एस्पागोल जो है ना कि ये क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, उसके बाद कंस्टिपेशन ख़त्म करता है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया इफेक्ट्स ऑफ वाटर। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। ओके, थैंक यू।